अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं राफिया शेख की कलम से तहरीर करता नावल द अर्थ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इससे पहले वो तकलीफ़ की शिद्दत से कुछ करता, उस लड़की ने अपना हाथ पीछे कर लिया। क्या बेहुदा हरकत थी ये। क्या मैं अभी पुलिस को कॉल करूं और कहूं ये लड़की रात के वक्त मेरे रूम में घुस आई है और मुझे तंग कर रही है। मीराम आंखों में चिंगारियां लिए उसे गुस्से और तैश से देखता हुआ पूछ रहा था। अपना हाथ दिल की जगह पर मसल रहा था जिसके बहुत ज़ोर से पकड़ने के सबब जल रही थी। कौन पुलिस? क्या कोई मुझे पकड़ कर बंद भी कर सकता है? वो बोलती हुई सोफे पर बैठ गई, एक पाँव को दूसरे पाँव पर चढ़ा लिया। लड़की देखो, अगर तुम मेरी फ़ैन भी हो तो यूं ऐसे किसी को तंग करना कहाँ के मैनर्स हैं। इसलिए कह रहा हूँ शराफत से निकल जाओ, वरना गार्ड और पुलिस आ जाएगी, पकड़ी जाओगी। आराम से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना तुम तो मुझे जानती ही हो। मीराम ने उसे इतने आराम से बैठे देख मुफाहमत का रास्ता अपनाया। वो अभी कोई तमाशा नहीं चाहता था। अगर कोई भी उसके फ्लैट में लड़की को देख लेता तो ये बात आग का काम करती। और मीडिया के सवाल, वो कौन थी उसके फ्लैट में कैसे आई, ब्ला ब्ला। मीराम ये सब सोचते हुए आराम से डील कर रहा था। पुलिस को बुलाता तो खुद फंसता। सिर्फ उसे धमकी देने के लिए पुलिस का नाम ले रहा था। वो अपने चोगे को फैलाए आराम से बैठी उसे देख रही थी। कौन फ़ैन? कैसी फ़ैन? तुम कौन हो? और पुलिस कौन है? वो मेरे साथ क्या करेगी? तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों शो कर रहे हो? मुझे मेरी अंगूठी दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं बोलने के काबिल हो पाई। वो उठकर चलती हुई उसके करीब आई। मीराम ने जल्दी से सोफे पर पड़ी शर्ट उठाकर अपने ऊपर चढ़ा ली। उसका क्या भरोसा, दोबारा उसका दिल ही निकालने लग जाए। लगता है तुम मेरी पागल फ़ैन हो, जब भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं तुमसे शादी करूँगा, पागल समझ रखा है क्या? मीराम उसकी अंगूठी के मुतालबे पर चौंक सा गया, फिर खुद ही अखज़ कर लिया कि वो लड़की ज़रूर इसकी बिग फ़ैन है और उसे शादी की ख्वाब देख रही है, जब भी उससे अंगूठी का मुतालबा कर रही है। क्या क्या बोल रहे हो? शादी? मैं तुमसे शादी करूँगी? इतने पागल हूँ क्या? मैं किसी शहज़ादे से शादी करूँगी। और तुम कौन सा इस अर्थ के शहज़ादे हो? मेरी अंगूठी वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैं किसी को हर्ट नहीं करती, इसलिए अब तक मुझसे बचे हुए हो। मेरे पास इस दुनिया में कोई काम भी नहीं है। वो कहते कहते रुकी, अचानक से उदास हो गई। अंगूठी मिलती तो उसे मालूम होता उसे और कितना इस अर्थ पर रहना है, लेकिन अंगूठी उसके पास थी, लेकिन वो दे ही कब रहा था। मुझे नहीं मालूम तुम कौन सी अंगूठी की बात कर रही हो, और क्या तुम वाकई मुझे मीराम शिराजी को नहीं जानती हो? मीराम ने हैरत से उस लड़की को देखते हुए पूछा। कौन था जो उसे नहीं जानता था? उसका दिमाग तो बस वहीं अटक कर रह गया था। वो लड़की उसे नहीं जानती थी। नहीं जानती, और मैंने इससे पहले किसी की इस अर्थ पर आवाज़ ही नहीं सुनी है। तुम पहले हो जिसकी मैं आवाज़ सुन रही हूँ। बस हिलते लबों को महसूस करती थी, शायद सुनती भी थी लेकिन समझ नहीं आता था। तुम्हारा दिल बहुत काम का है और अंगूठी तुम्हारे पास है, वरना मैं बोलती कैसे भला। वो पटर पटर बोले जा रही थी, साथ मीराम को गश दिलवा रही थी। ये सब बातें उसके सर पर से गुजर रही थी। क्या ओल फोल बक रही हो? मुझे क्या पागल समझ रही हो? इस दुनिया में हो लेकिन बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता। अजीब बात, मुझे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे से बता दो क्यों आई हो यहाँ, जब जानती ही नहीं हो। मीराम का गुस्सा बढ़ने लगा था। वो क्या कह रही थी, मीराम को बस यही समझ आ रहा था, वो उसे उलझाना चाह रही है, ध्यान बटा रही है।
ये सब बातें आप इंसानों से नहीं करें एमाराया। यहाँ के लोग आपके एलियन होने का जानकर आपसे फ़ायदा उठाएंगे और तकलीफ़ पहुँचाएंगे। ये इंसान बहुत मतलब प्रस्त हैं, आपको इनसे संभल कर रहना चाहिए। मुझे लगता है इसे अंगूठी के बारे में वाकई नहीं मालूम है। अब अपनी डायमंड पावर का इस्तेमाल करके इसके दिमाग तक रसाई हासिल करें ताकि मालूम हो सके कि ये इंसान वाकई नहीं जानता आपकी अंगूठी कहाँ है, यह ड्रामे कर रहा है। और आप बार बार अपने बारे में बताना बंद करें। हुंजल वहाँ पहुंची तो अपनी शहजादी की इस हरकत पर पेचोताप खाकर रह गई। वो बहुत इनोसेंट थी, लेकिन उससे दाव पेच आने चाहिए थे। इसीलिए ही तो उसे इस अर्थ पर भेजा गया था ताकि यहाँ वो सब सीख सके। लेकिन वो यहाँ भी अपने आप को खोलने की बेवकूफ़ी कर रही थी। वक्त पर हुंजल का आना कमाल कर गया, उसके रोकने से रुक गई। मेराम उस बिल्ली की अचानक आमद पर मज़ीद परेशान हो गया। वो मियाऊं मियाऊं करती उस लड़की के पैरों में घूम रही थी। एमाराया ने 2 उंगलियां उसकी जानिब की और उसका दिमाग पढ़ना चाहा। उसमें सिर्फ इस वक्त एमाराया के लिए लफ्ज़ पागल ही घूम रहा था। वो अंगूठी की मज़ीद खोज की, लेकिन उसके दिमाग में अंगूठी या उससे मुतल्लिक कुछ नहीं था। वो सच कह रहा था, वो नहीं जानता था उसकी अंगूठी कहाँ है। एमाराया मज़ीद परेशान में घिर गई। विजन उसे मेराम के आ रहे थे तो वो रिंग उसी के पास होनी चाहिए थी, तो क्यों नहीं थी? इसके पास कोई मालूमात नहीं है रिंग की। किसी का दिमाग पढ़ना ये उसका सबसे पावरफुल जादू था, जो कि वो बहुत कम ही इस्तेमाल करती थी। मेराम ने उसे उंगली उठाते देखा तो बौखला गया। कहीं अब उसके साथ कुछ और ना करते। लड़की, अब निकलो मेरे फ्लैट से। नहीं है तुम्हारा कोई सामान मेरे पास। अजीब लड़की हो जिसे मेराम शिराजी के बारे में नहीं मालूम है। क्या कोई दूसरी मखलूक हो, शक्ल से भी इस दुनिया की नहीं लग रही हो। मेराम ने सिर्फ ऐसे ही कह दिया, लेकिन एमाराया का चेहरा फक हो गया। मैं कुछ नहीं हूँ, वो जल्दी से बोली। हाँ, कुछ नहीं हो, जब ही तो मुझे नहीं जानती हो। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर? मेराम बनी हुई कॉफ़ी इस दौरान किचन से उठा लाया और बैठा सिप लेते हुए बिल्ली और एमाराया को देख रहा था। मेरा नाम एमाराया है और ये मेरी हुंजल है। मेरा कोई घर नहीं है। यहाँ रहने के लिए मुझे काम करना है। क्या तुम मदद कर सकते हो? अचानक एमा ने उससे मदद मांगने का सोचा। ये कैसा नाम है एमाराया? तुम क्या दुबई में नहीं रहती हो? फिर किसी दूसरे मुल्क में रहती हो? ये बिल्ली बहुत खूबसूरत है। मेराम ने पंजों के बल बिल्ली के सामने बैठकर उस पर हाथ फेरा तो वो म्याऊं करती एमा के पास चली गई। वो उसकी मदद वाली बात को नज़रअंदाज कर गया था। इसे मेरे अलावा किसी का छूना नहीं पसंद। हाँ, मैं दूसरी जगह से आई हूँ, लेकिन मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। जिनके साथ रहती थी उन्हें किसी मजबूरी की वजह से छोड़ना पड़ गया, और मेरा नाम बहुत प्यारा है। एमा ने नाक चढ़ाकर आखिर में कहा। मेराम ने उसे देखा। उसकी शक्ल पर लिखा था वो इनोसेंट सी है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अभी रात हो रही है। कहीं जाकर आज रात गुजार लो। कल देखता हूँ क्या करना है। मेराम उठते हुए कहता उसे साफ जाने का इशारा कर रहा था। लेकिन मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँगी? एमाराया को सदमा लग गया। कितना बेमुरव्वत इंसान था, और इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी उसमें। अगर कोई उससे मदद मांगता तो एमा ने उसकी फ़ौरन मदद करनी थी, लेकिन वो। ये मेरा मैटर नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही रूम है जो कि मेरा है, और तुम मुझे आप कहकर मुखातिब करो। मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ। तुम एज में 15 की भी नहीं हो। मैं रात यहाँ नहीं रख सकता, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। तुम वैसे भी पागल हो, कुछ भी कर दिया तो मीडिया वालों ने नहीं छोड़ना है मुझे। मेराम ने बाहर का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और दोनों को इशारे से बाहर जाने के लिए हाथ से इशारा दिया। मेराम का इरादा था अगर वो कल भी नहीं आए तो वो उनकी कोई हेल्प ही नहीं करेगा। उसको दूसरों की मदद और मामलों में पड़ने से सख्त किस्म की अदावत थी। वह दरवाजे से बाहर निकल गई। मेराम ने गेट बंद कर दिया। लंबी सांस खारिज करता बाथ लेने के लिए कपड़े लेता चला गया।
ये इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारा। हमारी दुनिया में जानवरों को भी पनाह दी जाती है। ये कैसी दुनिया है? यहाँ इंसानों की तरह देखने वाले लोगों को पनाह नहीं दी जा रही है। हुंजल मीराम की बुराइयां करती हुई सीढ़ियां उतरती अमराया से बातें कर रही थी। कुकी लिफ्ट में से निकला तो दोनों पर नजर पड़ी। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ग्राउंड फ्लोर पर जा रही हैं? अगर वहाँ जाना है तो लिफ्ट से जाएं। कुकी को लगा इंतज़ार करने की वजह से वो लड़की सीढ़ियों से जा रही थी। मुझे सबसे नीचे जाना है, क्या इससे जाऊं? एमआरआई ने हैरानगी से पूछा। जी हाँ, अगर आप सबसे नीचे या सेकंड फर्स्ट फ्लोर या कोई भी फ्लोर पर जाना चाहें, इससे जल्दी पहुंच जाएंगी। क्या आप लिफ्ट में जाकर बटन प्रेस नहीं कर सकती हैं? कुकी एमआरआई को देखता हैरानगी से पूछ रहा था। साथ ही वो उसके मुकम्मल हुस्न को देख रहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। और क्या आप अंदर चले, मैं बताता हूँ, कुकी ने कहकर कदम लिफ्ट की जानिब बढ़ाए। वो दोनों लिफ्ट में दाखिल हुई तो कुकी ने उन्हें ग्राउंड फ्लोर का बटन बताया। मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ तो ये वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा और लिफ्ट चलने लगेगी, और जब रुके तो आप बाहर निकल जाना, सिंपल। कुकी ने बताकर लिफ्ट से बाहर कदम बढ़ा दिए। एमा ने बिल्कुल उसके बताए पर अमल किया। कुकी हैरत ज़दा सा वापस पलट गया और मीराम के रूम की बेल बजाने लगा। सर, ये आपका डिनर है। और मैं डिनर कर चुका हूँ, मामा ने ज़बरदस्ती करवा दिया था। एक अजीब लड़की को देखा सर मैंने, उसे लिफ्ट का कुछ मालूम नहीं था। मैं समझाकर लिफ्ट में पहुँचा आया हूँ, बस वो खैरियत से निचले फ्लोर तक पहुँच जाए। मीराम के गेट ओपन करते ही कुकी नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था। मीराम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उसका बढ़ाए गए हाथ से शॉपर ले लिया था। उसे किसी लड़की में या उसकी मदद किए जाने में दिलचस्पी नहीं थी। कुकी वापस अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद मीराम को फ्लैट के स्टाफ से की जानिब से मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था आज लिफ्ट ख़राब हो गई है, इसलिए कोई लिफ्ट इस्तेमाल ना करे। अचानक मीराम के जहन में कुकी की बताई की बातें घूमने लगी। अगर वो लिफ्ट में हुई तो कौन लड़की थी? वो कहीं वो एमआरआई तो नहीं? मीराम ने सर झटककर जहन से निकालने की कोशिश की, लेकिन कुकी और मैसेज दोनों नज़रों के सामने घूमने लगे। एमआरआई के लिफ्ट में पहुंचने के बाद लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई। एमा और हुंजल परेशानी से अंधेरे में लिफ्ट के चलने या गेट खुलने का इंतज़ार कर रही थी। एमआरआई, शायद ये नहीं खुले, हमें जादू से बाहर चले जाना चाहिए। मुझे लगता है ये लिफ्ट किसी खराबी की वजह से रुक गई है। हुंजल को इस दुनिया की बातें और उनकी चीज़ें आसानी से समझ आ रही थी, वहीं एमा को काफ़ी चीज़ें समझने में वक्त दरकार था। एमा ने हाँ में सर हिलाते जादू इस्तेमाल किया। दोनों लिफ्ट से गायब हो गईं और बाहर फुटपाथ पर बैठ गईं। फ्लैट के बिल्कुल सामने सड़क पार करके फुटपाथ था। वो वहाँ बैठी सांस बहाल कर रही थी। एक जगह बंद रहने के सबब उसका दम घुटने लगा था। उसे बंद जगह में रहने की आदत नहीं थी। हुंसल इधर उधर घूमती कहीं जाने का सोच रही थी। इतने में मीराम उनकी जानिब आता हुआ दिखाई दिया। तुम यहाँ हो? और मैं पागलों की तरह वहाँ लिफ्ट के पास खड़ा पुकार रहा था। मीराम फूली हुई सांसों से कहता घुटने पर हाथ रखे एमा को देख रहा था। वो खुद सांस बहाल कर रही थी। एमा राया, उसे अब कुछ ना कह देना आप। हम कैसे बाहर आए लिफ्ट से? हुंजल ने फ़ौरन से मोहतात किया, वरना उसके सच कहने की आदत इस दुनिया में उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। एमा ने सर हाँ में ज़ोर शोर से हिलाया। हम लिफ्ट से आ गए थे। वो मुकम्मल बात नहीं बता सकती थी। कैसे आए? क्या हुआ था? अच्छा, अब तुम कहाँ जाओगी? मीराम समझा शायद वो लिफ्ट ख़राब होने से पहले आ चुकी होगी, इसलिए संजीदगी से उससे पूछ रहा था। उसने पहली दफ़ा दिल में किसी के लिए नरमाहट महसूस की थी। वो परेशान हुए बिना नहीं रह सका। मैं यही रहूँगी, और तुमने कहा था सुबह मेरी मदद करोगे। सुबह 5:39 पर सूरज निकलेगा। मैं तुम्हारे दरवाजे पर उसी वक्त दस्तक दे दूँगी। मीराम हैरत की ज़्यादती से आंखें फाड़े उसे देख रहा था। क्या थी वो?
उसे बिल्कुल दुरुस्त टाइम भी मालूम था सूरज कब निकलता है। मीराम ने उसका हाथ टच करके देखा। लग तो इंसान ही रही है। खैर, मुझे इम्प्रेस करने के लिए वैसे भी आजकल की लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। मीराम पहले चौंका, लेकिन वापस ही उसे वही एहसास होने लगा जो अक्सर लोगों से इम्प्रेस करने के लिए किया करते थे। एक वो भी सही, मुझे तुम जैसे को इम्प्रेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर। सुबह बात करते हैं जब तुम मेरी मदद करोगे। एमा ने भी उसे अच्छा खासा करारा जवाब देने की कोशिश की थी। वो हर बात में अपने आप की तारीफ चाहता था। हर 2 मिनट बाद उसे लगता वो उसकी फ़ैन है। ओके, मैं तुम्हें आज रात अपने घर रुकने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन मुझसे दूर रहना और मेरा दिल निकालने की कोशिश भी मत करना, और मेरी इजाज़त के बिना बाहर नहीं निकलना। मीराम ने तमाम शर्तों के साथ आखिरकार उसे अपना पनाह देने का सोच ही लिया। ठीक है, एमा ने ऐसे जवाब दिया जैसे एहसान मीराम नहीं, एमा उस पर कर रही हो। मीराम लब भींचकर पलट आया। उसके पीछे एमा आया और हुंजल थे। लॉन्च में सोफे पर कंफर्टर रखा और खुद रूम में चला गया। रूम को अच्छे से लॉक किया, कहीं वो रात रूम में ना आ जाए। और उसका दिल, एक ही तो दिल था उसके पास। एमा के पेट में से भूख के सबब आवाज़ें आने लगी। किचन में पड़ा शॉपर नज़र आया तो उसे उठा लाई। अंदर बिरयानी और कबाब डिस्पोजेबल बॉक्स में रखे हुए थे। एमा राया ने वो निकाला और बिना स्पून और प्लेट के खाना शुरू कर दिया। उसे खाना देखकर यह भी भूल गया था, उसने सोचा था जब बोलना सीखेगी तो शैडो की लैंग्वेज समझकर सब दोहराएगी, लेकिन वो भी खाने में मसरूफ़ थी। खाने के मैनर्स का और एमा का कोई लेना देना नहीं था। हुंजल ने पाँव पटका। वो अपनी दुनिया में भी बेवकूफ़ी से खाती थी। बातें छुपाने के बजाय सब सच सच बता दिया करती थी। ऊट पटांग हरकतें करते खुश रहती थी। और वो सेका शहजादी की बेटी थी। वो शहजादी बनने वाली थी, लेकिन इस सूरत में वो हरगिज़ भी एक रियासत की शहजादी नहीं बन सकती थी। सब एलियंस की मुखालफत होती। फिर जो इम्तिहान उस शहजादी बनने के लिए पास करना था, उसके लिए एमा राया बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसलिए उसे यहाँ भेजा गया था। ये इंसानों की खुद गर्ज दुनिया उसमें काफ़ी तब्दीली का बायस बन सकती थी। एक चांस लिया गया था, दूर भेजा गया था, लेकिन उसका फ़ायदा फ़िलहाल तो हुंजल को होता नज़र नहीं आ रहा था। एमा अपने खाने में मशगूल रही। उसे इस वक्त हुंजल के गुस्से और सदमे भरी आंखों से सरोकार ही नहीं था। मीराम रात 3:30 बजे बाहर निकला तो एमा राया को आधे सोफे और आधे कारपेट पर सोते हुए देखा। उसका सर कारपेट से सलामी दे रहा था और पैर सोफे पर थे। मीराम ने अपनी निगाहें तासुब से दूसरी जानिब फेरी तो उसकी सांसें ही रुक गई। उसका लाउंज किसी कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा था। डिस्पोजेबल डिश टेबल पर पड़ी अपनी नाकदरी का रोना रो रही थी। उसमें से बचे हुए चावल टेबल के इर्द गिर्द फैले हुए थे। शॉपर भी वहीं गिरा हुआ था और हवा से उसके लाउंज की सैर करता कभी इधर कभी उधर उड़ रहा था। इधर कुशन्स ऐसे पड़े थे जैसे मीराम के रूम में जाने के बाद लाउंज में कुशन्स की मूसलाधार बारिश हुई थी। मीराम करते हुए लाउंज के बीच में पहुंचकर सारे कुशन्स उठाने लगा। एमा राया, जो आड़े तिरछे सो रही थी, अचानक करवट बदलने से नीचे गिर पड़ी। मीराम ने नफ़ी में सर हिलाते उसे देखा, जो नीचे कारपेट पर गिरने के बावजूद भी आराम से सो रही थी। हद है हद। मीराम, तुम्हें इस बदतमीज़ लड़की को घर में लाना ही नहीं चाहिए था। अब भुगतो। बहुत इंसानियत पैदा हो रही थी ना, देख लो नतीजा। वो अपने आप को डपटते मुसलसल बड़बड़ाते हुए कुशन्स उठाए हुए साइड पर तरतीब से रख रहा था। चावल के दाने बिन कर उठाते सारा कचरा डस्टबिन में फेंका और एमा को यूं ही गिरा हुआ पड़े रहने दिया। अच्छा है, ऐसे ही रहे ये तो। उस पर निगाह पड़ते ही कहता हुआ किचन में गया और जिस काम से बाहर आया था वो करने लगा। ब्लैक कॉफ़ी का एक मग भरा तैयार किया और रूम में चला आया। टेरेस से बाहर का मंजर देखते हुए कॉफ़ी के सिप लेने लगा।
एक हाथ ट्राउज़र की जेब में था, दूसरे से कॉफ़ी का मग थामे सिप ले रहा था। ग्रे कलर की ड्रेस में बची सी शख्सियत का हामिल मीराम अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था। वो किताब पढ़ रहा था, वो घर ही छोड़ आया था, इसलिए फ़िलहाल वो कॉफ़ी के साथ रीडिंग से लुत्फ़अंदोज़ होने से कासिर था। वरना आधी रात को आंख खुलने के बाद उसका फेवरेट काम ब्लैक कॉफ़ी के साथ किसी किताब की रीडिंग होता था। वरना सोचते सोचते उसकी दिमाग की रगें फटने लगती थीं। लेकिन इस वक्त मामला कुछ अलग था। उसके पास किताब नहीं थी, ना ही इस रूम में कोई पढ़ने लायक मटीरियल मौजूद था। फिर ध्यान उस लड़की पर गया। पहले जो उस एमा के सोने के स्टाइल से चिढ़ हो रही थी, अब नफ़ी में सर हिलाते सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। इडियट, वो कहते हुए लंबी सांस लेता हुआ वापस बेड पर लेट गया। आंखों से नींद बहुत दूर थी। उसे पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई थी। रात 3 से 4 घंटे सोने के बाद आंखें खुल जाती थी और आधी रात को खुलती। उसके बाद उसकी आंखों से नींद रुखसत हो जाती थी और वो फ्रेश सा अपने पसंदीदा काम किया करता था। कभी रात को बिला वजह सड़कों की खाक छानता था, तो कभी टेरेस पर खड़ा होकर अपने लगे पोस्टर देखा करता था। पाकिस्तान में उसकी ऐड के पोस्टर हर 5 कदम पर होते थे। यहाँ पर बस कहीं कहीं थे। फिलहाल उसे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जल्द ही इधर भी हर 2 कदम के फासले पर मीराम शिराजी की सूरत पोस्टर में झलक रही होगी। मीराम सोचकर मुस्कुराया। अचानक किसी चीज़ की आवाज़ से वो अपने ख्यालों से बाहर आता चौंक कर सीधा होता दरवाजे को देखने लगा। उफ, किस लड़की को मैंने घर में पनाह दे दी है। उल्टी सीधी हरकतें करती है, अभी भी कुछ गिरा दिया होगा। मीराम बड़बड़ाता हुआ उठकर स्लीपर पहनता बाहर निकला। वो किचन में खड़ी चूल्हे को देखती पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी। मीराम को समझ नहीं आया। यहाँ क्या कर रही हो? मीराम सीने पर बाजू फोल्ड किए गर्दन तिरछी करके देख रहा था। वो करना क्या चाह रही थी? मैं? उसने चूल्हे पर से नज़रें हटाते उसे देखकर पूछा, जैसे उसके अलावा भी किचन में कोई मौजूद था। जी हाँ, तुम क्या कर रही हो मेरे किचन में? यकीनन उसे भी गंदा करने की प्लानिंग करके सोते हो से उठी हो। वह हनूज वैसे ही खड़ा कड़े तेवरों से पूछ रहा था। मैं तो बस ये देख रही थी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। भूख लगी है, खाना खाना है। तुम्हारा खाना बहुत थोड़ा था, पेट नहीं भरा मेरा। वो कहते हुए सारी जगह आंखें घुमाते हुए खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। हेलो मिस टेमराया। वो भी बोल ही रहा था, एमा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मिस्टर एमराया, ए मारा राया। मुझे मेरा नाम गलत लेने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। वो मुंह से हाथ हटाते उसकी अच्छी खासी इंसल्ट कर गई थी। मुंह पर हाथ किसकी इजाज़त से रखा तुमने? और ये क्या तुम होता है? बड़ा हूँ तुमसे, आप जनाब कहकर बात किया करो। कहाँ से ये मुसीबत नाज़िल हो गई मेरे सर पर? तुम जैसी आंखों से पैदल लड़की मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी है। इतना गुड लुकिंग इंसान तुम्हें नहीं पसंद? लगता है आंखों से अंधी हो। मेरा मुझसे जिद चाह चुका था। अपनी इंसल्ट उसे किसी तरीके से भी बर्दाश्त नहीं थी। मुंह पर हाथ फेरता अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। आंखों से कौन पैदल होता है? अक्ल से पैदा होता है मिस्टर मीराम। मीराम 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 शिराजी। व्हाट द हेल, इतनी दफ़ा मेरा नाम क्यों लिया है तुमने? क्योंकि तुम हर टाइम मीराम 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 कहते रहते हो। ऐसा लगता है घर वालों ने एक बार मीराम नहीं रखा था, नाम मीराम मीराम रखा था। हद है, जब से आई हूँ अपना ही नाम लिए जा रहे हो। क्या इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? और मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना कर दो। अजीब लोग हो भाई। इससे अच्छा तो वो बुज़ुर्ग आंटी थी, इतने मज़े का नर्म और मुलायम से कुछ बनाकर खिलाती थी। नाम भी नहीं मालूम है मुझे तो। क्या तुम्हें जर्मन लैंग्वेज नहीं आती?
वो साइड पर थोड़ी सी शेल्फ पर मौजूद जगह पर उछलकर बैठती, आंखें पटपटाकर उसकी उसीली आंखों को देखते हुए बोले जा रही थी। तुम्हारा नौकर नहीं लगा हुआ हूँ मैं। मेरा नाम एक ही दफ़ा मिराम है, एंड यू कैन कॉल मी सर, नॉट मिराम। आई एम योर सर। एंड बाय द वे, तुम्हें बैठे बैठे जर्मन लैंग्वेज की कैसे याद आ गई? मुझे सिर्फ अरबी, उर्दू और इंग्लिश आती है। मैं सिर्फ शूट के लिए जर्मन जाता हूँ, और जहाँ जाऊँगा क्या वहाँ की लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है? मिराम अपनी आदत के बरखिलाफ़ आज कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। जब इतने काम अपनी आदत के ख़िलाफ़ किए थे तो एक ये भी सही। लेकिन उसे एहसास भी नहीं हो सका जब से एमा आई थी वो मुसलसल बोल ही रहा था। ओके, आई गॉट इट, बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट कॉलिंग यू सर। ओके, यू आर मिराम। वह कंधे उचकाते हुए उछलकर शेल्फ से नीचे उतर आई। मिराम ने गुस्से से मुठियाँ भींची। वो दुनिया को अपनी उंगली पर चलाता था और वो 4 फुट की लड़की उस पर भारी पड़ी थी। ओ हेलो, ये टीवी है ना? कैसे चलता है? एमा लाउंज में आती भूख को भगाने के लिए टीवी देखने का सोचने लगी। दीवार पर लगी एलईडी को देखते हुए पहले सोचा, फिर किचन की दहलीज पर खड़े मिराम को आवाज़ देकर पूछा। मिराम ने उसकी आवाज़ पर अपने गुस्से से बना हुआ मुक्का दीवार पर दे मारा। इसके पाँव नहीं हैं, ये नहीं चलता। मिराम ने उसे कहते उसके बेतुके लिबास को देखकर लब भींचे। ओह अच्छा, यानी बाकियों की एलईडी में पाँव हैं। लेकिन वो पुरसोच नज़रों से एलईडी को देखते हुए उसकी बात को तस्लीम कर गई थी। लेकिन मेकिंग का मुझे नहीं पता। अलबत्ता ये वाहियात सा लिबास क्यों पहन रखा है? ना पहनने की तमीज़ है, ना खाने की, और ना ही बात करने की। मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे कैसे तुम्हें कोई जॉब दे देगा? मिराम सोफे पर बैठा सर हाथों में गिराए। आज अच्छा खासा उस लड़की से मिलकर बेजार हो चुका था। वो जितनी दिखने में हसीन गुड़िया सी थी, बात और आदत में बिल्कुल बरक्स थी। अच्छा, तो तुम पहले काम तो सिखाओ, कहाँ क्या काम करना है? वो 2 इंच के फासले पर बैठी बड़ी आस लिए उससे पूछ रही थी। पीछे होकर बैठो ना, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? वो खुद ही उससे दूर होता अपना सर दीवार में मार देने को था। ओके ना, हो जाती हूँ दूर। गुस्सा करने के अलावा भी कोई काम आता है? लिबास को क्या हुआ है? अच्छा, मुझे अपना कोई अच्छा ड्रेस दे दो। ये तो उसका क्या नाम था? हाँ, सैडो। उसका है ये ड्रेस। बहुत प्यारा लड़का था, मुझसे बहुत बातें करता था और अपनी खुशी से करता था। जब वो बात करता था उसकी आंखें भी चमकती थीं। वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी सड़ियल नहीं था। एमा मुंह फुलाती सीधी होकर बैठ गई। मिराम ने उसे घूरा और घूरता ही रहा। ये लिबास उसका पहन रखा है। जब वो इतना ही अच्छा था तो यहाँ क्या करने आई हो? और मैं ऐसा ही हूँ। फ़िलहाल ये पहनावा यहाँ नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा है फ़कीर हो। उसने उठकर कहते हुए आखिर में मुस्कुराहट रोकी। उसे लगा वो अपना बदला ले चुका है, लेकिन एमा के जवाब पर उसका सर ही चकरा गया। फ़कीर, वाह, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं फ़कीर की जॉब कर सकती हूँ, और तुम्हें तो लग भी रही हूँ। फ़कीर, गुड आइडिया। कुछ देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर मैं इसी लिबास में सामने फुटपाथ पर बैठ जाऊँगी और वहाँ से गुजरते लोग मुझे पैसे दे देंगे। यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, बिना पैसों के कुछ नहीं देते। एमा अपनी जॉब के लिए बहुत पुरज़म थी और पुरजोश सी कह रही थी। वहीं हुंजल ने उसका आइडिया सुनकर बाहर की जानिब दौड़ लगाई, कहीं इस फ़कीरी में उसे भी शामिल न कर ले। स्टूपिड इडियट, मैं तुम्हें खुद जॉब का इंतज़ाम करवा दूँगा। अगर यहाँ से बाहर कदम भी निकाले तो टांगे तोड़ दूँगा तुम्हारी। उसके ख्यालात जानकर मिराम का सर सही मानों में चकरा गया था, और वह अकेली लड़की थी, यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और यहाँ के कुछ गैर मुल्की बाशिंदे ऐसे ही लोगों के तो मुंतज़िर होते हैं। वो उस लड़की के साथ अगर हमदर्दी नहीं रखता था तो उसका बुरा भी हरगिज़ नहीं चाहता था।
मैंने क्या कहा है, सुना तुमने? यहाँ से तुम कहीं नहीं जाओगी। अब के मीराम ने कदरे ऊंची आवाज़ में धाड़ कर कहा तो वह सहम सी गई और जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगी। मीराम कहकर जाने लगा, अच्छा एक बात पूछनी थी, ये जो लैंग्वेज में और तुम बोलते हैं वो कौन सी है? मीराम ने उसके सवाल पर गुस्सा झलकाते सुर्ख नज़रों से उसे देखा और लंबे डग भरता रूम जाकर धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। एमआरआई उछल सी गई। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी भला? लेकिन उन 3 ज़बानों में से ये कौन सी है जो मैं बोल रही हूँ? हुंजल को मालूम होगा। हुंजल, हुंजल, ये कहाँ गई? वो आवाज़ लगाती इधर उधर देखती वापस से सोफे पर बैठी एलईडी को तकने लगी। काश तुम्हारे पाँव होते तो मैं तुम्हें ही देखकर वक्त गुजार लेती। लेकिन सैडो की एलईडी के पाँव नहीं थे। वो सोचती समझती नाकाम होती। अपने पेट पर हाथ रखे भूख की शिद्दत से तड़प रही थी। शायद उसके लिए सबसे मुश्किल काम चुप रहना था और मीराम के लिए मुश्किल इतना बोलना। 2 अलग मिजाज और दुनिया के लोग आपस में मिल गए थे। नोक झोंक तो फिर फितरी अमल था। मीराम कहाँ है? दिखाई नहीं दिया सुबह से। डिनर की टेबल पे बैठे हमायूं को मीराम की कमी महसूस हुई तो पूछे बिना नहीं रह सके। इस वक्त शिराजी हाउस के तमाम मेंबर्स डिनर कर रहे थे सवाए मीराम के। बाबा वो तो सुबह ही शूटिंग के लिए शारजा चला गया था। मेरी मुलाकात हुई थी उससे। सुबह कह रहा था 2 हफ्ते लग सकते हैं। नज़ालिया ने वाइट चाइनीज़ राइस का चम्मच मारूद को खिलाते अपने सुसर हमायूं को जवाब दिया। नज़ालिया ने अपनी निगाहें शहरयार की जानिब की। उसने सुनकर अनसुना कर दिया था जैसे सुना ही ना हो और खाने में मसरूफ़ रहा। अच्छा बेटा, उसने ना ही हमसे इजाज़त मांगी और ना ही बताना ज़रूरी समझा। चलो, वैसे भी मना करने से उन्होंने कौन सा मान जाना था। हमायूं मायूसी से कहा तो कामिल ने उनके टेबल पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखा, जैसे कहना चाहा हो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने समझकर सर हिलाया और खाना खाने लगे। मामा, मीराम ने कहा था वो मेड का इंतज़ाम खुद करेगा। क्या आपकी उससे बात हुई? मैं सच में क्लिनिक और घर को एक साथ नहीं देख सकती और बरका अभी बहुत छोटी है। मेरी समझ से बाहर है सब। नज़ालिया ने रोनी सूरत बनाकर कहा तो माह कामिल हंस दी। मालूम है मेरी बच्ची बहुत मुश्किल है। वो काम में लगे हुए होंगे इसलिए भूल गए होंगे। अब उन्हें कॉल करके याद दहानी करवा दें। माँ ने पिचकारते हुए कहा तो नज़ालिया ने मुस्कुराते हुए जल्दी से मैसेज भेजा। रात बहुत देर हो चुकी थी और मीराम ज़्यादातर रात में मोबाइल पावर ऑफ ही रखता था, वरना वीना की कॉल्स आती रहती थी। नज़ालिया ने डिनर के बाद चाय सर्व की और खुशकपियों में मसरूफ़ से बच्चों की हरकतों को एंजॉय करते रहे। शहरयार ज़्यादा सोचता रहा, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। नज़ालिया ने बार बार कुरेदने की कोशिश की, उसे क्या परेशानी है। शहरयार ने टाल दिया। नज़ालिया मुतमईन हो गई। उस लड़की का मालूम हुआ? वो 1.5 उम्र शख्स पेपर वेट को टेबल पर घुमाते हुए पूछ रहा था। सामने खड़ा मुलाजिम नज़रें झुकाए नफ़ी में सर हिला रहा था। तो मालूम करो उन लोगों से, मालूम करो जहाँ वो रहती थी। सिगार को एस्ट्रे में फेंकते हुए उस 1.5 उम्र शख्स ने गुस्से से टिमटिमाते हुए चेहरे से सामने खड़े मुलाजिम को कहा तो वह ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर वापस झुका गया। सर, उन बूढ़ी खातून और उनके पोते से तफ्तीश की थी। उन्हें भी नहीं मालूम वो अचानक कहाँ गायब हो गई है। वो खुद परेशान है। मुलाजिम ने तफसील से बताते हुए आगाह किया। यानी वो वहाँ जा चुकी है जहाँ के लिए आई थी। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए और तुम तब तक खोज जारी रखो जब तक वो मिल नहीं जाती। और ये याद रखना, वो शहर भी बदल सकती है और मुल्क भी। लिहाजा उसे सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह ढूंढो और उन दोनों पर भी नज़र रखो जिनके घर वो रह रही थी। चेयर पर झूलते हुए पुरसोच नज़रों से सामने चलती स्क्रीन को देखते हुए अपनी उंगली हिलाकर मुलाजिम को जाने का इशारा दिया। जी सर। वो मुअद्दब सा कहकर ऑफिस के रूम से बाहर चला गया। मीराम रूम में जाने के बाद इधर उधर टहलता रहा।
ये बात तो उस पर बिल्कुल साफ शफाफ सी वाज़ेह हो चुकी थी। वो लड़की उसकी जान जब तक नहीं छोड़ेगी, कोई उसे रहने का ठिकाना या काम नहीं मिल जाता। उसकी फ़कीर वाली बात याद आई तो थोड़ी पर हाथ फेरता वो मज़ीद परेशान हो गया था। वो कहने के साथ अमल भी करती थी। बहुत अजीब लड़की थी। शक्ल भी नॉर्मल लड़कियों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। आदत भी किसी छोटे से बच्चे की तरह थी। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि मेराम भी उसकी जानिब देखने से एहतराज़ बरत रहा था, लेकिन एक नज़र देखने के बाद नज़रें हटने से इनकारी हो जाती थी। वो सच में एक मजबूर लड़की थी, वरना उसकी फ़ैन होती तो मेराम के आगे बिच बिच जाती। पर वो तो बदज़ुबानी भी कर जाती थी। ज़ुबान कैंची से ज़्यादा तेज़ चलती थी। मेराम ने सोचते हुए अपना मोबाइल साइड टेबल पर से उठाया और उसे ऑन करते मोबाइल के ऑन होने का इंतज़ार करने लगा। हस्बे तो तवक्का मोबाइल की स्क्रीन ऑन होते ही जगमगाती तो मैसेजेस के साथ साथ कॉल्स के भी ढेर थे। वो उकताया हुआ सा मोबाइल रखने लगा कि नज़ालिया के मैसेज को देखकर रुक गया और सीधे खड़े होकर मैसेज ओपन किया, जिसमें मेड से मुतल्लिक पूछा गया था। उसके जहन से बिल्कुल ये बात निकल चुकी थी। वो कुकी को कॉल मिलाने का सोचते हुए कॉल मिलाने लगा। कॉल बेल जा रही थी। यकीनन कुकी इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े लौट रहा होगा, लेकिन उसके कॉल उठाकर हेलो कहते ही मीराम को अमराया का ख्याल आया। उसने कॉल एंड कर दी। हाउ फूल आई एम। मेरा ध्यान उस पागल लड़की की जानिब क्यों नहीं गया? हमें मेड की ज़रूरत है और उसे जॉब और रिहाइश की। मीराम मुस्कुराते हुए अपने दिमाग में नए आने वाले मंसूबे को लेकर काफ़ी खुश था। उसकी भी इस लड़की से जान छूटेगी, मदद की मदद भी हो जाएगी। उसे भी रिहाइश और जॉब मिल जाएगी। यह मीराम को एक तीर से बहुत से निशाने लगते हुए नजर आए तो सुरमई आंखें मुस्कुराईं। वो एमा से पूछने के लिए रूम से बाहर आया। वो एलईडी को चेक कर रही थी और इस चक्कर में उसे पूरा खोल कर बैठी थी। मतलब उसके अंदर के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया था। मीराम जो खुशी से बाहर आया था, एलईडी का ऑपरेशन देखकर सदमे से रुककर एमा और एलईडी को देखने लगा। व्हाट द हेल इज दिस? मीराम का गुस्से में फेवरेट डायलॉग यही था। कुछ भी हेल में नहीं है, सब इधर ही है, बस इसको ठीक कर रही थी, लेकिन इसमें पाँव नहीं लग सकते और न ही इनके पाँव होते हैं। तो तुमने मुझसे झूठ कहा था। वो मसरूफ़ सी एलईडी को वापस बंद करते दीवार पर फिट करने के बाद पलटी तो मीराम को अभी भी सदमे में घिरा हुआ पाया। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, तुम सच समझ बैठी। मीराम जांचती नज़रों से देखते हुए पूछता कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि इस अर्थ के लोग मजाक में झूठ बोलते हैं? वो उल्टा उससे सवाल करने लगी। ये अर्थ इस अर्थ करती रहती हो, खुद क्या ख्यालाई मखलूक हो और किसी दूसरे सियारे से यहाँ आई हो? अजीब बातें करती हो बहुत किस्म की। मैं तो तुम्हें चंद घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाया, तुम्हारे घर वाले कैसे बर्दाश्त करते होंगे? अब तक तो अपने घर के आधे सामान का ऑपरेशन कर चुकी होगी तुम छोटी लड़की। मीराम के दिमाग से निकल चुका था वो वहाँ किस लिए आया था। उस लड़की की हरकतों में उलझकर मीराम बहुत सी बातें भूल रहा था और हैरान होने से ज़्यादा वो परेशान था। अपनी किस किस चीज़ को इसकी नज़रों और पहुंच से दूर रखे। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे। सूरज निकल चुका था और अपनी किरणें बिखेर रहा था, लेकिन यहाँ एमआरआई और मीराम शिराजी आपस में ही उलझे हुए थे। सब अपने अपने काम की जानिब मतवज्जा हो रहे थे, सोकर उठ चुके थे, लेकिन वो दो मखलूक़ात रात के दूसरे पहर से अब तक किसी न किसी बात पर नोक-झोंक कर रहे थे। हाँ, मेरे घर वाले? तुम्हारा मतलब है मेरी शहज़ादी मैमा? मीराम जो इजी सा सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बैठा था, उसके कहने पर उसे अजीब नज़रों से घूरने लगा। मतलब तुम अपनी माँ को शहज़ादी मैमा कहती हो? और कहाँ है वो शहज़ादी मैमा? मीराम का दिल किया उसकी बात पर कहका लगाए, लेकिन जब्त करके बड़ी संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। वो इधर उधर देखते हुए कुछ ढूंढ रही थी, शायद हुंजल को। वो मेरी मैमा, वो इधर हैं। अभी एमआरआई अपनी उंगली
खिड़की से आसमान की जानिब कर ही रही थी कि हुंजल ने उसके हाथ पर छलांग लगाई, जिसकी वजह से एमा का ऊपर को उठता हाथ हुंजल को अपने हिसार में ले गया। एमा राया, आप क्या चाहती हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान है, इंसान। क्यों इंसानों को सब बताना चाह रही हैं? कुछ उल्टी कहानी बताएं आप, और ऐसे ही कहानियां बनाएं। सच नहीं बोलना है आपने। हुंजल हद से ज़्यादा खफा होती उसे समझा रही थी। वो समझकर हाँ में सर हिलाने लगी। क्या तुम्हें बिल्ली की बातें समझ आती हैं? ये जब जब म्याऊं म्याऊं करती है तुम हाँ और ना में सर हिला रही होती हो। मिराम ने उसके हिसार से मासूम सी कैटी को अपने बाजुओं में भर लिया और प्यार करने लगा। इस बार हुंजल ने भागने की कोशिश नहीं की। एमराया से तो अच्छा वो मगरूर इंसान था, कम अज़ कम प्यार तो करता था उससे। वरना एमा तो सिर्फ बेवकूफ़ी करने के बाद हुंजल को सिर्फ मदद के लिए ढूंढती थी। हुंजल ने म्याऊं करते हुए उसके सीने से अपना मुंह टिका दिया। हुंजल, मुझे कुछ भी कहे मुझे समझ आ जाता है। ये मेरे पैदा होने से मेरे साथ है। अच्छा मजाक कर लेती हो। ये बचपन से साथ है तो इसे अब तक बड़ी बिल्ली की तरह होना चाहिए था। और ये बिल्कुल किटन बिल्ली की बच्चे की तरह है, छोटी और प्यारी। हुंजल ने अपना चेहरा मिराम के सीने से उठाकर उसे देखा। वो मिराम को देख रही थी और गहरी सोच में थी। शायद वो अपनी बात को कवर करने का सोच रही थी। हुंजल मुतमईन होती दोबारा अपना सर मिराम के सीने से लगा गई। नहीं, इसकी उम्र 5 साल में 1 साल बढ़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ एज का अलग कानून है। एमा ने बड़ी सच्चाई के साथ बिल्कुल सच बताया। हुंजल अपना सर जोर जोर से मिराम के सीने पर पटक रही थी। मिराम समझा उसके झूठ पर हुंजल भी खफा हुई है। मिराम का उसकी बात पर जानदार कहका गूंजा था। वहीं एमा ने उसे देखा था। वो उससे पहले सिर्फ सरसरी सा देखती आई थी, अभी मुकम्मल तौर पर नजरें गाड़े देख रही थी। मिराम भूल गया था वो उसकी माँ के बारे में पूछ रहा था। ये भी भूल गया था वो उसकी जॉब की बात करने आया था। वो सब भूले उसकी बातों पर कहका लगा रहा था। एमा आगे बढ़ी। मिराम अपने कहके में मसरूफ़ था, इसलिए उसका खुद के करीब आना नहीं देख सका। वो उससे 2 कदम के फासले पर ठहर गई और अपनी गर्दन को तिरछा किए देखने लगी। एमा राया, क्या कर रही हैं आप? हुंजल ने हैरत से उसे मिराम को देखते पाकर पूछा। शायद वो उसके साथ कुछ करने वाली हो। मिराम ने उसे सामने देखा तो हंसते हंसते रुका। एमा ने अपनी उंगली से उसके डिम्पल को छुआ तो मिराम हैरत से उसे देखता पीछे हुआ। डोंट डू दिस अगेन एंड अगेन एंड डोंट टच मी। मिराम उससे मज़ीद फासला कायम करते हुए गुस्से से लब भींचे कह रहा था। गुस्से से आंखें लाल हो रही थी। वो जो कुछ सेकंड पहले कहका लगा रहा था, अब आंखों में गुस्सा लिए उसे भस्म कर देने को था। वो हुंजल को एहतियात से सोफे पर छोड़कर रूम में चला गया। हुंजल, मैंने कुछ कहा भी नहीं है उसे, फिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा था मुझ पर? एमा उदासी से सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी। एमा राया, ये इंसानों की दुनिया हमारी दुनिया से मुख्तलिफ है। अब उसे तंग नहीं करें। हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं। अगर इसने हमें यहाँ से निकाल दिया तो सोचे हम कहाँ जाएंगे। आप दूर रहें मिराम से। और मैं कितनी बार बताऊँ अपने बारे में नहीं बताएं किसी को। अब फिर भी शहज़ादी के बारे में बता रही थी। अब आप अपनी दुनिया के बारे में कोई बात नहीं करेंगी। हुंजल समझाते हुए उसका उदास चेहरा देखते जानती थी उसमें इंसानों वाले जज्बे और एहसासात नहीं हैं। वो नहीं जानती इस दुनिया के असूल अलग हैं, कायदे कानून सब अलग हैं, और उन्हें भी उन दुनिया वालों के असूल पर चलना होगा। लेकिन एमा जो हर बात में सच्चाई से ही काम लेती थी, वो झूठ बोलने से कतराती है। उसने शायद ही कभी झूठ बोला हो। हुंजल जानती थी एमा का सबसे मुश्किल काम इस दुनिया में रहना है। यहाँ रह ले बहुत था उसके लिए। 6 महीने बाद उसमें चेंजिंग आएंगी, उसमें एहसासात डाले जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत वक्त था अभी। हुंजल को उसके साथ रहना होगा और बताना होगा क्या करना है, क्या कहना है। वरना मिराम ना सही कोई दूसरा उसके एलियन होने का जानकर ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। मिराम अपने चेहरे पर हाथ फेरता बार बार एमा के बारे में सोच रहा था। वो क्यों हंस रहा था उसके सामने? क्यों उससे इतनी बातें कर रहा था?
उसे शूटिंग पर जाना था और एमा को अगर घर छोड़ता तो ज़रूर उसने कुछ न कुछ उल्टा करना ही था। अपने साथ लेकर जाता तो सबने सवाल करने थे, उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर करे तो क्या करे। कुकी गेट पर खड़ा मुसलसल बेल बजा रहा था। एमा पता नहीं कहाँ गायब थी जो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मीराम पूरी तरह तैयार होते आखिरी बार एक नज़र शीशे पर डालकर बाहर निकला। ग्रे शर्ट पर ब्लैक पैंट पहने, कैप लगाए अपने कमरे से बाहर निकला। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? क्या बेल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? वो एलईडी पर अजीब सी इंग्लिश मूवी देखने में मसरूफ़ थी। मीराम की आवाज़ पर चौंककर पलटी जो उसके पीछे सोफे के पास से गुजरता हुआ दरवाज़ा खोल रहा था। हुंजर, ये जब भी बोलता है मुझे डांटता है। क्या कहती हूँ, इसका मुंह बंद कर दूँ? एमा ने मूवी के दौरान उसके खलल को नापसंद नज़रों से देखकर हुंजल से पूछा। बिल्कुल नहीं, वो हमें निकाल देगा यहाँ से। हुंजल उसकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थी। वो लंबी सांस भर कर रह गई। एलईडी हुंजल के बताने पर वह चलाने में कामयाब हो गई थी। ओ हेलो मिस, मैं वही हूँ जिसने लिफ्ट में पहुँचाया था। कुकी। सब मुझे कुकी कहते हैं, लेकिन मेरा असली नाम? ठीक है कोकी, लेकिन जब सब तुम्हें कोकी कहते हैं तो अपना असली नाम मुझे क्यों बता रहे हो? जो सब कहते हैं मैं भी वही कह दूंगी, कोकी। आंखें पटपटाते उसकी बात को पूरा भी नहीं होने दिया और बीच में ही बोल उठी। मेराम जो टोस्ट और कॉफ़ी का इंतज़ाम करते उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, अचानक एमा की बात पर हंसी जब्त करने लगा। वो लड़कियों से बहुत हंसाती थी। मेराम को नहीं याद वो कभी इतना हंसा होगा। जितना इस लड़की के आने के बाद से हंसा था। कोकी ने मुंह बनाया। ठीक ठीक है, आपको मेरे रियल नेम में इंटरेस्ट नहीं है। कुकी मायूस शक्ल सामने सोफे पर बैठ गया। एमा ने हाँ में सर हिलाया। मीराम उसका हलता सर और कोकी की शक्ल देखता अपने कहके पर जब्त के कड़े पहर बैठाता नाश्ता बनाने में मसरूफ़ रहा। तुम मीराम को बता क्यों नहीं देती कि उसके लिए क्या फीलिंग्स रखती हो? ऐसे कब तक चलेगा? तुम बस मिलकर सुकून हासिल कर लोगी। तैमूर उसके सामने बैठा उसे सोचों में गुम देखकर चुटकी बजाता उसे अपना 200 दफ़ा दिया जाने वाला मशवरा दोबारा दे रहा था। और तुम्हें क्या लगता है मीराम ये सब सुनकर कहेगा, वीरा मैं तुम्हारा ही इंतज़ार में बैठा था, कब तुम मुझे शादी के लिए कहो और मैं शादी की तैयारियां शुरू करूं? वीरा ने जले भुने अंदाज में कहकर उसे खफा नज़रों से ऐसे देखा जैसे मीराम के इग्नोर करने में सारा कसूर तैमूर का हो। वो हाँ करे या ना, तुम एक साउट तो हो जाओगी। कब तक एक शराब के पीछे भागती रहोगी? मॉम डैड परेशान है तुम्हारे फ्यूचर को लेकर, और मेरा तो सोचो, तुम जाओगे तो मेरा भी कुछ चांस बनेगा। मोम कहती हैं वीरा की जब तक शादी नहीं हो जाती है अपनी शादी का सोचना भी मत। लो भला, तुम तो मेराम के पीछे सारी ज़िंदगी भागोगी, तो मैं भी सारी ज़िंदगी कुंवारा रहूं? बिल्कुल भी नहीं। तैमूर ऐसे पुरजोश सी तकरीर करते हुए अपने दुखड़े रो रहा था। पहले वीरा ने उसकी ख्वाहिशात जानकर आंखें दिखाई, फिर हंसने लगी। बालों का जूड़ा बनाई नाइट ड्रेस में वो बिना किसी मेकअप के भी प्यारी लग रही थी। तैमूर उससे 2 साल छोटा था और दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। वीरा को तैमूर की हर बात मालूम थी। वैसे ही तैमूर को वीरा का कहे बिना मालूम था वो मीराम को पसंद करती है। अब हंसो तो नहीं प्यारी बहन, मेरे बारे में कोई हल तलाश करो। हबीबा को जवाब दे देकर तंग आ गया हूँ। उसके घर वाले उसकी कहीं और शादी कर देंगे। अपने भाई की इकलौती मोहब्बत का कोई ख्याल ही कर लो वीरा। बड़ी बेचारगी समझ कहा तो वीरा सोच में पड़ गई। वो जानती थी तैमूर हबीबा को कितना पसंद करता है। उसने हबीबा के अलावा कभी किसी लड़की का ना ही जिक्र किया था, ना ही उसे कोई पसंद थी, जबकि हबीबा उनकी जितनी रिच फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। बस तैमूर को वही पसंद आ गई थी, मासूम सी, खुद में रहने वाली और दूसरों के कंफर्ट्स देखकर जेलस न होने वाली। वो तैमूर को यूनी में किसी की मदद से स्टडी कर रही थी, लेकिन अब दोनों ही फारिग थे।
उसकी तालीम मुकम्मल होते ही हबीबा के हाथ पीले करने का सुना तो तैमूर को सदमा, परेशानी, बेचैनी, पता नहीं क्या क्या नहीं हो गया था। लेकिन उनकी मदर वीरा की शादी तक बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वीरा ही उसकी हेल्प कर सकती थी। ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं बात करूँगी मॉम से, लेकिन अभी भी वक्त है। सोच लो वो हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएगी, फिर तुम्हें ही मुश्किल होगी उससे ज़्यादा। वीरा को ना हबीबा अच्छी लगती थी ना बुरी, बस अपने भाई की खुशी में खुश थी। उसे डर था हबीबा जब इतनी हाई सोसाइटी में आएगी तो तैमूर को और फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मोहब्बत रंग, नस्ल, अपर क्लास या मिडिल क्लास देखकर नहीं की जाती है। ये तो बस हो जाती, कैसे कब कहाँ पता ही नहीं चलता। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया उसमें मुझे क्या पसंद है, उसकी सादगी या उसका हाई क्लास लड़कियों से मुख्तलिफ होना। बस मैं इतना जानता हूँ मुझे वो पसंद है और बहुत पसंद है। मैं मुस्तकबिल के बुरे गुमान पालकर उसे नहीं छोड़ सकता। तैमूर की आंखें भी लबों के साथ बोल रही थी। वाकई वो अंधी मोहब्बत में मुब्तला था। वीरा ने लंबी सांस लेकर कंधे उचकाए। उसे बस मेराम में मुकम्मल मोहब्बत नजर आती थी। उसे नहीं जानना था कैसे और कब होती है। बस उसकी पहली और आखिरी हद मेराम शराजी था, जो उसकी कॉल्स इग्नोर करता था, मिलने भी बार बार कहने पर आता था। वही मगरूर अंदाज रखने वाला मेराम उसकी मोहब्बत था, और शायद वीरा को मोहब्बत का मतलब भी नहीं मालूम था जिसका वो दावा करती थी। कुकी, ये क्या चीज़ है? वो इतने बड़े कैमरे को देखकर पुरसोच नज़रों से देखते हुए कोकी से मुखातिब हुई। मेराम ने नाश्ते के बाद कोकी से एमआरआई का जिक्र किया तो कोकी ने उसे साथ ले चलने का मशवरा दिया। पहले तो मेराम किसी सूरत राज़ी नहीं हुआ, लेकिन जब कोकी ने कहा कि वहाँ सबको ये कहेगा एमा उसकी कज़न है और वो सेट देखना चाहती थी, इसलिए उसे भी साथ ले आया। मेराम फिर भी परेशान था कि वो कोई उल्टी बात या हरकत ना करे वहाँ। उसका चोगा मेराम के लिए सबसे बड़ी परेशानी था। मेराम ने कोकी से कहकर ड्रेस का इंतज़ाम करवाया और उसे चेंज किए एमा बिल्कुल अलग लगने लगी थी। येलो कलर की घुटने से ऊपर आती टी शर्ट और ब्लैक पैंट पर वो एक मॉडर्न सी डॉल लग रही थी। दूधिया बाजू टी शर्ट की आस्तीन में से झलक रहे थे। शफाफ चमकती रंगत पर यह ड्रेस खिल रहा था। मीराम पहले नाराज़ हुआ था कि उसके लिए पाकिस्तानी ड्रेसेस ले आने चाहिए थे, लेकिन कोकी को वही समझ आया तो ले आया, और उसके साइज़ के ड्रेस नाप के साथ सिलवाने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये टी शर्ट भी काफ़ी लंबी हो रही थी और पैंट भी। मीराम के कहने पर एमा ने पैंट को नीचे से मोड़ दिया। वह सुनहरी गोल्डन बालों को खुला छोड़े उन्हें झुलाती हुई मुस्कुराई जा रही थी, जैसे खुद को पहली बार ऐसे ड्रेस में देख रही हो। उसने पहली बार ही ऐसा ड्रेस पहना था। वरना अपनी दुनिया में तो एक अलग ही शाहाना सा ड्रेस पहना करती थी, और एमा को वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो उन ड्रेसेस में कंफर्टेबल नहीं होती थी जैसे इसमें हो रही थी। मीराम उसकी खुशी से चमकते चेहरे को देखकर मुतमईन हो गया। कोकी एमा को साथ ले जाने पर पुरजोश था, इसलिए सारे रास्ते उससे मुख्तलिफ सवाल करते हुए आया था। हुंजल भी उनके साथ थी और वो पुरजोश सी एमा को गोद में बैठी बाहर दौड़ते हुए मनाजर को देख रही थी। कोकी के सवाल के जवाब हुंजल बताती थी और एमा कोकी को फिर वही जवाब देती थी, जिनमें झूठ नहीं होता था ना ही सच, बस जवाब घुमाकर दे दिया करती थी। जब वो सेट पर पहुंचे तो सब ने एमा को हैरान नज़रों से घूरा। उसकी आंखें, बाल, चेहरा सभी अलग था। वहाँ के लोगों ने पहली बार इस तरह की लड़की देखी थी। वह सब बार बार उसको देखने से खुद को रोक नहीं सके थे। गोल्डन बाल जो कंधे तक आते थे हवा से उड़ते हुए बार बार मुंह पर आ रहे थे। वो उन्हें पीछे करती यहाँ वहाँ देखती खुशी से लोगों को नज़रों से बेपरवाह घूम रही थी। मीराम सबको फिर उसको देखता लब दांतों में दबा गया। कुकी से पूछने पर उसने जो कहानी तैयार की थी वही सुना दी। मीराम अलग रूम में बैठा तैयारी में मसरूफ़ था, जबकि एमा कोकी का दिमाग खा रही थी, और हुंजल पूरे सेट का चक्कर लगाती ऐसे घूम रही थी जैसे सब इंतज़ाम की निगरानी उसके ज़िम्मे हो। ये कैमरा है जिससे मीराम सर की शूटिंग की जाएगी, और फिर एक लंबा प्रोसेस चलेगा, फिर ये कमर्शियल की सूरत टीवी और पोस्टर पर दिखाया जाएगा।
यानी हमारे मेराम सर के लिए ये सब तैयार किया जा रहा है। एमा के हाथ के इशारे से पूछने पर कोकी ने बताने के साथ मेराम की तारीफ भी कर डाली। ओह, यानी जो लोग शूटिंग करते हैं उन सब के साथ ही यही प्रोसेस होता होगा। मेराम तुम्हारे सर हैं, मेरे नहीं। कुकी जो उसे पुरजोश देखने का सोच रहा था, उसकी बात पर रुख फेर कर खड़ा हो गया। उसे मेराम की तारीफ़ें हजम नहीं होती थी, या वो उसको पसंद करती थी लेकिन बताती नहीं थी। तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो? एमा ने उसका रुख अपनी जानिब फेरते हुए पूछा। कुकी खुश हुआ, इतने टाइम बाद कोई उससे बातें करने वाला मिला था, वो भी एक हसीन लड़की। कोकी बहुत डिसेंट इंसान था, लेकिन अगर एमा उसकी दोस्त बन जाती तो इसमें हर्ज ही क्या था। कोकी का भी टाइम अच्छा गुजर जाता और एमा भी कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करती, उससे बातों में बिजी रहकर। मुझे मेराम सर को अच्छे ना कहने वाले लोग नहीं पसंद हैं। आप उन्हें अच्छा, प्यारा, हैंडसम कहा करें। कोकी ने मुंह बनाते हुए मेराम के लिए लहजे में मोहब्बत समोए कहा, तो एमा ने उसे ज़बान दिखाई। मैं अब बिला वजह में झूठी तारीफ़ें करूं तुम्हारे सर की? मैं झूठ नहीं बोलती, और तुम मुझे झूठ बोलने का कह रहे हो? कितनी बुरी बात है कोकी। एमा ने नफ़े में सर दाएं बाएं हिलाते हुए ऐसे कहा जैसे वाकई मेराम की तारीफ बहुत गुनाह का काम हो। मेराम जो उनके पास आ रहा था, एमा की बातें सुनकर रुक गया और खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। मेराम, मेरा दिल भी नहीं करता है तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मुझे तुमसे पीछा भी छुड़वाना है, इसलिए मजबूरी है। मैं बताना भूल गया था, हमें मेड की ज़रूरत है और तुम्हें जॉब की। मैं यहाँ से कुछ दिन में जाऊँगा तो तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? और कॉफ़ी? मेराम को अचानक से नज़ारिया का मैसेज याद आया तो उठकर इन दोनों के पास पहुँचा, लेकिन एमा की गुल अफशानी सुनकर गुस्से से भरने के बावजूद उसे जॉब की ऑफ़र कर बैठा। वो रोज़ रोज़ उसे सेट पर नहीं ला सकता था, ना ही उसे अपने घर यूँ बिना किसी जान पहचान के रख सकता था। वो ना समझ थी, लेकिन मेराम तो समझदार था। मेराम को उसे अपने फ्लैट से भेजना था, उसके लिए यही ठीक था, ना चाहते हुए भी उसे अपने घर मेड रख ले। एमा ने उसकी बात बहुत तवज्जो से सुनकर नफ़े में गर्दन हिला दी। फिर मैं तुम्हें जॉब पर कैसे रखूं, जब तुम्हें कुछ बनाना ही नहीं आता है तो? उसकी नफ़ी में गर्दन हिलती देख मेराम का दिल किया अब हाथ पकड़कर बाहर निकाल दे, लेकिन उसे कुछ तो करना था ताकि वो उसको सेफ जगह रख सके। उसे देखकर कितनों की नज़रें उस पर टिकी थीं। मेराम देख सकता था और देख ही रहा था। तो तुम मुझे सिखा नहीं सकते? एमा ने खूंखार नज़रों से घूरते हुए बड़े काम का मशवरा दिया था, जिसे सुनकर कुकी हंसते हंसते मेराम की नज़रों से डरकर खांसने लगा। मेराम ने काफ़ी देर तक उसे देखा और गुस्से भरी नज़रों से देखता ही रहा। बस इस इंसान को गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं आता है, एमा ने कुकी से कहा तो कुकी सुनकर ऐसा हो गया जैसे मेराम और एमा को जानता ही ना हो। तुम गुस्सा दिलाती हो तो आता है ना, मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ, या मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना। ओके ठीक है, खाना बनाना नहीं आता, फ़ाइन, सफाई तो कर सकती होगी। ये झाड़ू पकड़ना भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। वो पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा सर्द नज़रों से देखते, गुस्सा दबाते अब दूसरा हल तलाशता पूछ रहा था। एमा को उसका स्टाइल पसंद आया तो उसने भी अपने हाथों को पैंट की जेबों में डाल लिया। मेराम ने उसकी हरकत को बगौर देखा। कुकी हंसी जब्त करते हुए एमा को दिल ही दिल में सराह रहा था। कोई तो था जो मेराम के आगे पीछे फिरने या उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने के अलावा किसी और नज़र से भी देख सकता था। मेराम को इस स्टाइल में प्यारी लगी और हंसी भी आई, लेकिन वो सपाट चेहरा ही लिए उसे देखता रहा, जो उसे ही देखती हुई जवाब सोच रही थी। मतलब कि मैं सफाई सुथराई करूं? हाँ, ये तो बहुत आसान है। शायद खाना बनाना भी हो, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं ना, इसलिए नहीं आता, एमा ने दांत निकाल कर बताया। मेराम रिलैक्स हो गया। चलो घर ले जाने का कुछ तो फ़ायदा होता, खाना ना से ही सफाई वगैरह ही कर देगी, इससे भी भाभी की हेल्प हो सकती है। ठीक है, फिर मैं जब शूटिंग्स के सब डिटेल से फ्री हो जाऊंगा तो घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना। जब तक के लिए तुम कुकी के फ्लैट में रहना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहकर कोई स्कैंडल नहीं बनवाना है और मुझे अकेले रहना पसंद है। इस अकेले रहने में किसी की मुदाखलत नहीं पसंद मुझे। और चंद घंटों में
मैं समझ चुका हूँ तुम किस हद तक बंदे को जिज कर सकती हो, लेकिन मैं कोकी को साथ रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो तुम्हें साथ रखने से बेहतर ऑप्शन है। मीराम कहता शूटिंग के लिए मुड़ गया। कोकी भी उसके साथ हो लिया। अब एमा राया अकेले इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। मीराम की शूटिंग करते हुए नजरें उस पर ही थी, जबकि एमा तवज्जो से एक लड़के के साथ खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। वो लड़का वहाँ का वर्कर था और मीराम के जाते ही उसकी नज़रों से बचता हुआ एमा के पास पहुँचा था और उससे नंबर मांग रहा था। नंबर तो क्या, एमा के पास मोबाइल ही नहीं था। मीराम फ्री होता उसके पास आया तो वो लड़का जा चुका था। क्या कह रहा था मुहीब तुमसे? मीराम टावल से मुंह पर आता पसीना साफ करते हुए पूछ रहा था। अलबत्ता वो खुद को मसरूफ़ जाहिर कर रहा था, जैसे ये सवाल इतना अहमियत ना रखता हो, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा था। कौन मुहीब? एमा उल्टा सवाल करती सवालिया नज़रों से देख रही थी। उसे वाकई उस लड़के का नाम नहीं मालूम था। बस चंद बातें ही तो की थीं, जिसे अभी यहाँ खड़ी बातें भी घार रही थी। क्या कह रहा था वो मोबाइल देखते हुए? मीराम को समझ नहीं आता था वो सवाल उसे जिज करने के लिए करती थी या वाकई उस सवाल करने की ज़रूरत थी। ओ वो कह रहा था मोबाइल नंबर दूँ उसे। एमा ने बिल्कुल सही सही बताते हुए सीट पर अपनी जानिब गड़ी नज़रों से परेशान होते, नज़रें यहाँ वहाँ घुमाते, जैसे उन सब की नज़रों से बचना जा रही हो। तो तुमने दे दिया अपना नंबर फिर? मीराम पता नहीं क्यों उससे सवाल किए जा रहा था। साथ खड़े कोकी ने चौंक कर उसे देखा। उसे भी समझ नहीं आ रही थी अपने काम से काम रखने वाला मीराम क्यों इस लड़की से इतने सवाल करता था। नहीं ना, कैसे देती? मोबाइल ही नहीं है मेरे पास। मैंने कह दिया जब मोबाइल लूँगी तब दे दूँगी। एमा ने कंधे उचकाते हुए परेशान सी सूरत बनाई कहा। तो कोकी और मीराम दोनों ही अजीब नज़रों से उसे घूरा। कोकी, इसे आज रात तक मोबाइल ला कर दो, और याद रखना मोबाइल में मेरे और तुम्हारे नंबर के अलावा किसी के नंबर्स फीड ना हो, और तुम हम दोनों के अलावा किसी का नंबर भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करोगी तो पूछ कर करोगी, समझी तुम? कोकी को ऑर्डर देने के बाद मीराम ने अपनी शहादत की उंगली एमा के सर पर रखी उसे तेज़ लहजे में समझाते हुए कहा। वो हाँ में सर हिलाने लगी। कोकी, राया को घर ले जाओ, मैं कुछ देर में खाने पीने का सामान लेते हुए आऊँगा, और कोई तुम्हें तंग करे तो कोकी को फ़ौरन बताना, और यहाँ लोगों की नज़रों से परेशान नहीं हो। शायद मेरी तरह इन लोगों ने भी तुम्हारी जैसी लड़की पहली बार देखी है, इसलिए तुम्हें घूर रहे हैं। चलो अब कुकी के साथ जाओ। कुकी, टैक्सी से जाना, मैं फिर घर कैसे आऊँगा? उसके हाथ से किस झपड़ते जला देने वाली मुस्कुराहट कोकी की जानिब उछालता वो अपना कहकर जा चुका था। कोकी ने उदासी से मीराम की पुश्त को देखा। वो एमा के साथ टैक्सी से जाएगा और मीराम अपनी इतनी बड़ी गाड़ी में अकेला? एमा और कोकी सीट पर से निकल चुके थे। हुंजल उनके पीछे दौड़ती हुई आई तो एमा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मीराम का मैसेज आया था, कह रहा है कुकिंग के लिए कोई मेड नहीं मिली है, लेकिन ऊपर के काम के लिए एक लड़की मिल गई है, तो अब मुझे ही मेड का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मामा, आपको कुछ नंबर्स देकर क्लिनिक जाऊंगी, आप देख लीजिएगा, जो आपको हमारे घर के लिए मुनासिब लगे वही मेड रख लीजिएगा। हमारा तो इतने कोई नखरे नहीं है, बस मीराम की ही टेंशन रहती है, उसके मद्देनज़र रखते हुए रखिएगा मेड। नज़ालिया ने रात खाने से फारिग होने के बाद तफसील से बताते हुए अपने ख़दशात भी बताए। वो रात में ही सुकून से बैठती थी। बरका और मारूद जल्दी सो जाते थे, इसलिए वो रिलैक्स सी माह कामिल के साथ बाहर लॉन्च में बैठी हुई थी। शहरियार अभी ऑफिस से नहीं आया था। उसने कॉल करके कह दिया था खाने पर इंतज़ार नहीं करें वो लोग उसका। मीटिंग के सिलसिले में जहाँ जाना है वो वहीं डिनर करेगा, इसलिए नज़ालिया, माह कामिल और हमायूं समेत बच्चों ने जल्दी जल्दी डिनर कर लिया था। बेबी सीटर नज़ालिया के आने के बाद चली जाती थी। माह कामिल कुकिंग का काम कर रही थी, लेकिन नज़ालिया को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जल्द अज जल्द वो मेड का इंतज़ाम करना चाहती थी ताकि वो भी रिलैक्स करें। ठीक है बेटा, फ़िक्र ना करें, हम सब देख लेंगे। वैसे ये भी अच्छा है, 2 मेड होंगी तो काम जल्दी और आसानी से हो जाया करेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा तो नज़ालिया ने भी हामी भरी। मीराम की लाइफ बहुत अलग है मामा। अकेले रहता है और किसी की सुनता भी नहीं है। इज्जत करता है लेकिन मर्ज़ी खुद की करता है।
मेरा अच्छा दोस्त भी है। आपको मालूम है, पहले जब आता था तो हम कैरम और मुख्तलिफ गेम्स खेलते थे, जब तो बरका और मारूद भी नहीं हुए थे। नज़ालिया पुराने दिनों को याद करती मुस्कुराने के बाद उदासी हो गई थी। मिराम में अब पहले जैसी कहाँ बात रही थी। वो बस बात का जवाब देता था, पहले की तरह हंसता मुस्कुराता भी नहीं था। जी मेरी बच्ची, मैं सब जानती हूँ। बस मिराम अपने पास्ट से बाहर आ जाए या उनकी लाइफ में कोई अच्छी सी लड़की आ जाए तो शायद वो ठीक हो जाए। मुझे मिराम के लिए वीरा पसंद है, लेकिन मुझे लगता है मिराम वीरा में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे देखकर मिराम के चेहरे पर बेजारी छा जाती है। माई कामिल हमेशा वीरा को बहू के तौर पर देखती थी, लेकिन मिराम का उसमें इंटरेस्ट 1% भी नहीं था। वो कैसे अपनी मर्जी उस पर थोप सकती थी, और जब उन्हें मालूम भी था वो कितना ज़िद्दी है। वीरा बेहतर ऑप्शन थी मिराम के लिए, लेकिन मिराम जिसमें खुश हो हमें वो मंजूर है, वो फिर भले ही कैसी भी हो। नज़ालिया ने हंसते हुए बात घुमाई। माँ कामिल भी हंसने लगी। हुमायूं अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर मसरूफ़ थे। शहरयार मिराम से 7 साल बड़ा था और नज़ालिया भी शहरयार के सेम एज थी, इसलिए नज़ालिया मिराम को छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी। नज़ालिया और शहरयार की शादी को 5 साल हो गए थे। इस दौरान नज़ालिया ने मिराम का सर्द गर्म ठंडा यख बस्ता हर मिजाज देखा था। शहरयार का ये एज डिफरेंस हमेशा ही मिराम को बड़ों की तरह ट्रीट करता था, लेकिन मिराम का ख्याल था उस पर ऑर्डर चलाने के बजाय बड़े भाई की हैसियत से प्यार भी जताया जा सकता है। उसे वो प्यार तो ना मिला, अलबत्ता शहरयार के उसके फ्यूचर को लेकर फ़िक्रमंदी ने मिराम को सख्त मायूस किया था। वो कभी कह ही नहीं सका, आप प्यार से समझा दे तो मान जाऊंगा, हुक्म देकर प्यार को ख़त्म तो ना करें। लेकिन मिराम की यह ख्वाहिश सिर्फ उस तक ही रही थी। मिराम जानता था वो उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब जब वो ऑर्डर्स दिया करते थे मिराम अपने आप को की जाने वाली नसीहतें भुलाकर उनसे मुतनफ़र हो जाया करता था। मिराम रास्ते में था जब उसकी नज़र एक खिलखिलाती हुई लड़की पर पड़ी। साइड विंडो पर झुककर बगौर देखा तो उसे मालूम हुआ वो अहमर आया थी। मिराम जो सोच रहा था अब तक घर पहुंच चुके होंगे, वो तो वहीं टहल रहे थे। आज रात तक शूटिंग चली थी जिसके सबब वो लेट हो चुका था, लेकिन वो उन्हें शाम में ही घर के लिए रवाना कर चुका था और वो तीनों यहाँ मज़े कर रहे थे बिना ये सोचे कि मिराम जब फ्लैट में पहुँचेगा और उन्हें नहीं देखेगा तो कितना परेशान होगा। एमा ने बिना कोई ऊँट पटांग हरकत किए अच्छा वक्त गुजारा था, लेकिन उसे सेट से बाहर निकलते ही कुछ हुआ जो यहाँ झूला झूल रही थी। मिराम को कुकी पर बहुत गुस्सा आया जो उसे झूला झुला रहा था। अलबत्ता शक्ल पर मस्कीनी छाई हुई थी, जैसे उसे यह काम पसंद नहीं आ रहा है। मिराम ने गाड़ी रोककर साइड विंडो का शीशा नीचे किया और उन्हें देखने लगा। आखिर वो लोग वहाँ इतनी देर से क्या कर रहे हैं? कोकी, तुम बहुत स्लो बंदे हो, थोड़ा तेज़ तो झुलाओ, एमा चीखती हुई कह रही थी। कोकी की शक्ल ऐसी थी बस अब रो देगा। मिराम उसकी शक्ल देखता हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगा। उसे कभी किसी ने इतना तंग नहीं किया होगा जितना इन चंद घंटों में एमा ने कर दिया था। और कोकी दोस्त भी नहीं बनाता था, बस अपनी फैमिली और मिराम तक ही महदूद था। एमा अगर ज़्यादा स्पीड से पुश किया तो अब गिर जाएंगी। वो उसके गिरने के पेश नज़र ही स्लो स्लो रस्सी को पुश कर रहा था, लेकिन एमा समझ ही कब रही थी। फिर एमा ने आगे पीछे होते हुए झूले से जंप लगाई, जहाँ कोकी दौड़कर डरा सहमा सा उसको देखता पहुँचा था। वहीं मिराम ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक किया था, लेकिन उसने जैसे ही पाँव गाड़ी से बाहर निकालकर सामने देखा तो चूक सा गया। एमा उठकर खड़ी हुई और कोकी को हाथ से खींचते हुए झूले पर बैठा रही थी। कोकी मना करते हुए अपने हाथ उसके हाथ में से छुड़वा रहा था। हुंजल भी झूले पर बैठी थी, उछल उछल कर झूले को हिलाते खुद झूल रही थी। वहाँ का मंजर बहुत दिलचस्प था। मिराम देखना चाह रहा था आखिर कोकी के साथ होता क्या है। कोकी की रोनी सूरत और एमा की जिद मिराम के लबों पर हंसी बिखेर रही थी। एमा ने उसे झूले पर बैठाकर ही दम लिया था और एक ही बार रस्सी पुश करने पर रस्सी समेत कुकी इतनी दूर गया कि एमा ने तालियां बजाईं और कुकी ने शोर मचाते आंखें बंद की। मिराम नफ़ी में सर हिलाता अब क्या वाकई गाड़ी से बाहर निकल आया।
वरना कोकी बेचारा मासूम इंसान हार्ट अटैक और डर से कूच ही कर जाता। व्हाट द हेल इज़ दिस राया? मिराम आते साथ रस्सी को हाथ से रोकता गुस्से से उसे तालियां बजाता देख फुनकारा था। कोकी का चेहरा पसीने से शराबूर हो रहा था। वो खौफ से मिराम के साथ चिपक कर खड़ा हो गया और एमा से बचने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ है? मैं तो बस झूला देकर बता रही थी, इतना लंबा जाना चाहिए था। एमा ने मुंह बनाते मिराम की आमद को नापसंदीदगी से देखा। तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है। कोकी को हाइट से फोबिया है, समझती हो कि नहीं? अगर तुम उसे यूं ही टॉर्चर करोगी तो उसे कुछ भी हो सकता है। और तुम ज़रा सामने आओ ना। तुम्हें घर भेजा था या हम मौज मस्ती करने के लिए? मिराम ने पहले एमा की अच्छे से क्लास ली, फिर कोकी की जानिब मुड़ा। वो सर झुकाए खड़ा रहा। खौफ के आसार अभी भी उसके चेहरे पर थे। मैंने कहा था पैदल चलते हैं, और यहाँ से गुजरते हुए मुझे ये नज़र आया तो मैं झूलने लगी। सुबह जाते हुए देखा था इस पर एक बच्ची झूल रही थी। और फोबिया को भगाने का सही तरीका ही यही है, जिस चीज़ से डर हो वो काम बार बार किए जाए तो फिर डर ख़त्म हो जाता है। एमा ने उसके गुस्से पर मुंह फुलाया और कहते साथ हुंजल को उठाती गाड़ी का गेट खोलकर उसकी फ्रंट सीट पर बैठ गई। मिराम कुकी को डांटता हुआ गाड़ी के करीब आ रहा था। कुकी को पीछे बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। मैनर्स तो तुम में हैं ही नहीं। क्या ये भी नहीं मालूम फ्रंट सीट पर मेरी इजाज़त के बिना नहीं बैठ सकती हो? मिराम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी इस हरकत को नागवारी से देखा था। नहीं, मुझे क्या मालूम इस अर्थ के रूल्स और रेगुलेशन, एमा ने कंधे उचकाते हुए कहा। हुंजल कोकी के साथ पीछे बैठ चुकी थी और उसे तंग कर रही थी। उसका खौफजदा हुंजा होना हुंजल को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसे सदमे से बाहर लाने के लिए उसके साथ खेल रही थी। अर्थ अर्थ ऐसे कहती हो जैसे खुद मरीख से आई हो। मिराम मुंह में बड़बड़ाया, अलबत्ता उसे कोई जवाब नहीं दी। वो फ्लैट में पहुंचे तो एमा ने कुकी और मिराम के साथ मिराम के फ्लैट की जानिब कदम बढ़ाए। मिराम ने कोकी से चाबी लेकर एमा को थमाई और कोकी के फ्लैट की जानिब जाने का इशारा किया, तो वह समझकर मुंह बनाती बार बार मिराम को देखती कोकी के फ्लैट में चली गई। हुंजल भी उसी के साथ चली गई। कुछ देर बाद कोकी ने उसे मोबाइल ला दिया और फंक्शन समझाकर अपना और मिराम का नंबर सेव करते बहुत कुछ समझाया, जिसे एमा ने 1 सेकंड में समझ लिया। कोकी ने एलईडी ऑन करके एक चैनल लगाकर एमा को मिराम का लाया हुआ खाना प्लेट में निकालकर मिराम के कहने पर उसे पहुंचा दिया था। मिराम रिलैक्स सा बैठा एलईडी पर चलता कमर्शियल बड़े फखरिया अंदाज से देखते हुए सामने रखी टेबल पर पांव फैलाए बैठा रिमोट को दोनों हाथों से थामे थोड़ी के नीचे रिमोट को टकाए अपने आप को एक्टिंग करते हुए देख रहा था। कोकी के आने पर ज़रा सी नज़रें उसकी जानिब उठाई और वापस जिस काम में मुनहमिक था उसमें लग गया। सर, मैं अपने रूम मिस कर रहा हूँ। यहाँ एक ही रूम है, मैं कहाँ सोऊंगा भला? एमा को अपने फ्लैट में देखकर कोकी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा था वो जब पहुंचेगा तो रिलैक्स करेगा, लेकिन मिराम के होते हुए वो रिलैक्स नहीं हो सकता था। यहाँ सोना तुम, इस सोफे पर? राया भी यहीं सोई थी, लेकिन नीचे भी गिर गई थी। मिराम ने गुज़श्ता रात याद करते उसे बताया तो वो खौफज़दा हो गया। वो भी तो एमा राया की तरह सोफे से गिर सकता था। एमा तो फिर भी छोटी सी थी, आराम से सोफे पर आ सकती थी, लेकिन वो, उसका कद भी अच्छा था। वो तो रात में 10 बार गिरकर 10 बार उठेगा। नींद ख़राब हो गई। सर, क्या आप एमा राया को यहाँ नहीं बुला सकते? मैं आराम से अपने बेडरूम पर सोना चाहता हूँ। कोकी ने मासूम सी शक्ल बनाकर मेराम को मादा करने की कोशिश की, लेकिन मेराम एलईडी ऑफ करता कॉफ़ी का मग किचन में वॉश करने के बाद रूम में बिना कोई जवाब दिए जा चुका था, जिसका मतलब साफ था अब कोकी को उसके ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। एमा एलईडी पर एक अरबी मूवी देखती हुंजल से बातों में मसरूफ़ थी। अचानक कमर्शियल चलने लगा जिसमें ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की डिटेल्स आ रही थी और साथ बताया जा रहा था कैसे मोबाइल ऐप डाउनलोड करके फ़ूड ऑर्डर करना है। एमा ने अपने दिमाग में पूरा कमर्शियल फीड कर लिया था और मोबाइल पर सेम प्रोसेस करती अब फूड ऑर्डर कर रही थी। इस अर्थ पर जब से आई थी पेट भर के खाने को अब तक कुछ नहीं मिला था। सब इतना खाना खाते थे जिससे एमा के मैदे की दीवारों को भी सुकून नहीं पहुंचता था। हुंजल के लिए मिराम अलग से कैट फूड मंगवा चुका था। हुंजल ज़्यादा नहीं खाती थी और एमा को हर वक्त कुछ चाहिए होता था खाने पीने के लिए, लेकिन उसे अभी तक कुछ भी ढंग का नहीं मिला था।
वो ना समझी से मेन्यू देखती 7-8 डिफरेंट फूड ऑर्डर कर चुकी थी। अगले 3 मिनट का टाइम शो हो रहा था कि डिलीवरी आपके दरवाजे पर होगी। एमा बेचैनी से इंतज़ार करती दरवाज़ा बार बार खोल रही थी। हुंजल नींद की आगोश में जा चुकी थी। झूला झूलकर वो आज काफ़ी थक चुकी थी और पूरे सेट की चौकीदारी भी कोई आसान बात कहाँ थी, जो कि हुंजल ने बिना किसी लालच के आज अंजाम दी थी। आखिरकार डिलीवरी बॉय दरवाजे पर पहुंच ही चुका था और एमा ने इसकी रिंग बेल पर हाथ रखने से पहले खटाक से दरवाज़ा खोल दिया। एमा डिलीवरी लेती बिना उसकी नज़रों को महसूस करते मुड़ने लगी थी। एक्सक्यूज़ मी, आपने पेमेंट नहीं की है, ना ही ऑनलाइन ना ही कैश। एमा के पलटने पर डिलीवरी बॉय इस अजूबे के शहर से बाहर आता उसे मुखातिब करते बोला था। आईडी नेम कोकी के नाम पर था, इसलिए वो लड़की को उसी नाम से नहीं पुकार सकता था जो आईडी पर देखा था। यू मीन मुझे पैसे देने होंगे? ओके, वो सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, उधर 2 लड़के हैं, उनमें से किसी से ले लें। पैसे मेरे पास तो फ़िलहाल कोई पैसा नहीं है। एमा ने कंधे उचकाकर कहते साफ हरी झंडी दिखाते उस डिलीवरी बॉय को मेराम के अपार्टमेंट की जानिब भेज दिया। वो अरबी में बात कर रहा था और एमा भी बिना ये जाने वो कौन सी लैंग्वेज है उसे अरबी में जवाब दे रही थी। एमा को सिर्फ वही लैंग्वेज आती थी जो मेराम को आती थी, क्योंकि उसके सिस्टम ने मेराम की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट किया था। वो बिना ये जाने ये अरबी ज़ुबान है बिल्कुल अरबियों के खालिस लहजे में बात कर रही थी। उसे बस ये मालूम था उसने ये ज़ुबान पहली बार उस लड़के से बोली। वो लड़का गुस्से से अपने काम में इजाफा देकर उसके इशारे की जानिब जाकर बेल बजाने लगा। कोकी मदहोशी सा सोफे पर बेसुकूनी से सो रहा था, इसलिए मेराम को ही दरवाज़ा खोलने आना पड़ा। सर आप प्लीज़ इस बिल की पेमेंट करें, मैम ने ऑर्डर किया था। वो डिलीवरी बॉय परेशानी से मेराम का दरवाज़ा खोलते उसके कुछ भी पूछने कहने से पहले बोल उठा था। उसे खौफ था ये लोग उसके पैसे हड़प ना कर जाएं। मैंने ये सब ऑर्डर नहीं किया तो क्यों दूँ बिल के पैसे? जिसने किया उससे जाकर लो। मेराम मैम कहे जाने पर समझ नहीं सका वो एमा की बात कर रहा है, इसलिए रुखे अंदाज में जवाब देकर जाने लगा। सर प्लीज़ सर, ये ऑर्डर वहाँ मौजूद मैम ने दिया है और कहा है पेमेंट यहाँ से लूँ, क्योंकि उन मैम के पास पैसे नहीं हैं। प्लीज़ सर पैसे दे दे, मेरी रोज़ी का सवाल है, उन मैम के पास नहीं है। वो बाकायदा बेचारगी से कहते हुए सब तफसील से मेराम को आगाह कर गया। मेराम जो ये सोचकर पुरसकून नींद ले रहा था कि एमा को कुकी के फ्लैट में भेजना काम कर गया, वो आज पुरसकून होगा, लेकिन ये मसला देखकर सारी खुशफहमियाँ झाग की तरह बैठ चुकी थी। मेराम ने पेमेंट के बाद कुकी के अपार्टमेंट का दरवाज़ा हाथ से ज़ोर से बजाने के साथ बेल पर भी हाथ रख दिया। एमा खाने में उस मुदाखलत पर दरवाज़ा खोलने के बजाय बैठी हुई खाती ही रही। इतने टाइम बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाने को मिली थी। अचानक मोबाइल पर वीडियो कॉल आने लगी, जिसे एमा ने अपनी उंगली घुमाकर जादू से यस किया और मोबाइल को हवा में उड़ाते सामने टेबल पर वास से टेक लगाए रख दिया। मेराम की नज़र गंदी एमा पर पड़ी तो दिल किया अभी के अभी ही उसे वहाँ से चलता करे। खाते हुए सब भुलाए मुँह गंदा किए साथ कपड़ों से हाथ पोंछती रही, जिससे कपड़ों पर जगह जगह केचप और तेल के निशान नजर आ रहे थे। व्हाट द हेल इज दिस राया? मेराम आंखों को हैरत से खोले पूछ रहा था। वो उसे देखते हुए खाने में मसरूफ़ रही, जैसे मेराम ने उससे खाने की सारी चीज़ें छीन लेनी थी। दरवाज़ा खोलो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। मेराम ने उसकी बात इग्नोर किए जाने पर दांत कचकचा कर कहा। तमा ने कॉल कट करके वहीं बैठे बैठे दरवाज़ा खोल दिया। मेराम ने दोबारा गेट नॉक किया तो वो खुल गया। तुम यहाँ बैठे हो तो दरवाज़ा कैसे खुला? मेराम ने अंदर दाखिल होकर उसे वैसे ही बैठे पाकर पूछा। साथ परेशानी से इधर उधर भी देखने लगा कहीं कोई अपार्टमेंट में था तो नहीं। मैंने खोला है, आप चुप हो जाओ, बहुत बोलते हो। खाने दो मुझे, इतने दिन से इतना इतना सा खाना खिला रहे हो। एमा ने मुंह का जाविया बिगाड़कर खाते हुए जवाब दिया। अलबत्ता नज़रें खाने के सामान पर टिकी हुई थी। इतना सारा खाने का सामान तुम अकेली खाओगी और पैसे मैं भरूं? पता भी है अभी जो तुमने ये सब ऑर्डर किया है वो कितने का है? पाकिस्तानी रुपयों में उनकी कीमत 5,000 बनती है। तुम अकेली इतना सारा खाओगी? अपनी खुराक देखो और फिर खुद को।
मीराम हैरान परेशान सा उसके आगे पड़े 6-7 खाली बॉक्सेस देख रहा था। वो इतनी सी देर में इतना कुछ खा चुकी थी और मज़ीद खा ही रही थी। 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक की रखी हुई थी। एमा ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। श्श्श। एमा ने एक हाथ में फ्राइड चिकन और दूसरे हाथ में पिज़्ज़े का स्लाइस थाम रखा था और उसकी इतनी मुखालफत पर वो आबरू को जमा किए हुए उसे देखकर चुप करवा गई। मीराम अब के उसे कुछ कहने के बजाय बिल्कुल उसके सामने आकर बैठते उसे देखने लगा। जब तक वो खा नहीं लेती वो बोलेगी नहीं। मीराम उसको खाते हुए देखता लब आपस में पैबस किए खुद को कुछ भी कहने से रोक रहा था। वो खाने के बाद सारे बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़े मीराम के बराबर में आकर बैठ गई। मीराम उसे घूर कर दूर हुआ। जाकर पहले मुंह हाथ धोकर आओ, फिर कपड़े चेंज करो। इतनी गंदी हालत बना ली है अपनी। खाने के मैनर्स भी नहीं है तुम में। कल मेरे सामने बैठकर खाना, देखता हूँ कैसे इतने गंदे तरीके से खाती हो। मीराम ने उसे अपने पास से उंगली के इशारे से खड़े होने का कहा। वो पैर पटकती हुई मुंह हाथ धोने चली गई। कुछ वक्त बाद बाहर आई तो ग्रे टी शर्ट पर ब्लू ट्राउज़र पहना हुआ था। धुला धुला सा सफ़ेद चमकते चेहरे पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। मीराम ने उसे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर दिया। वो होंठ से टिश्यू को और मीराम को देखने लगी। मुंह साफ कर लो, पानी टपक रहा है। उसके कहने पर एमा ने ओ में कहते अपना चेहरा साफ किया। फिर सामने काउच पर टांग चढ़ाए बैठी, लेकिन उसकी एक टांग नीचे ढलक गई। मीराम को उसकी हरकत पर हंसी आई। वो लड़की बनने की कोशिश में ऐसी हरकत कर रही थी। कुछ देर पहले टीवी पर देखा था, लड़कियां यूं ही नज़ाकत दिखाती बैठती थीं, लेकिन ये नज़ाकतें एमा की बस की बात नहीं थी। इतना सारा खाना खा तो लिया है, लेकिन याद रखना, तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाऊंगा। क्या वाकई तुम्हारे पेट में इतना सारा खाना आ गया है? नॉर्मल इंसान तो इतना खाना नहीं खा सकता जितना तुमने खाया है। मीराम अपने दोनों घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए और हथेली पर चेहरा टिकाए आगे को आते उससे पूछ रहा था। काउच पर बैठी हुई थी और सोफे पर। मीराम सोफे पर। हाँ शायद, लेकिन मुझे बहुत भूख लगती है और 3 घंटे बाद मुझे दोबारा इतना ही खाना चाहिए होगा। लेकिन 2 दिन से जितना खा रही थी उतना मेरे लिए ना काफ़ी था, इसलिए मुझे अब बहुत सारा खाना चाहिए था। इस मोबाइल से पॉसिबल हुआ है, वरना तुम्हारी चूंटी जितने खाने से मैंने इस अर्थ पर ही मर जाना था। वो मुंह फुलाए बताती हुई छोटी सी बच्ची लग रही थी। ओके, यानी तुम्हारी खुराक ज़्यादा है। मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैं अपनी खुराक के हिसाब से तुम्हें नाश्ता दिया। मैं अक्सर डाइटिंग करता हूँ तो मुझे नहीं आइडिया तुम कितना खा सकती हो। और ये लो कुछ पैसे काम आएंगे तुम्हारे। नेक्स्ट वीक घर जाएंगे तो कुछ काम सीख लो। मेरी एक भाभी और उनके 2 बच्चे, बड़े भाई, मेरे मामा और बाबा, ये मेरी फैमिली हैं। इन सब का काम तुम्हें करना होगा। कपड़े प्रेस करना, सफाई, डस्टिंग, बरका मारूद की देखभाल भी करना। मीराम ने सोचा जब वो उससे बात कर रहा है तो सब डिटेल भी अभी दे दे। वो पुरसोच नज़रों से मीराम को देख रही थी, सुन रही थी। ठीक है, मैं ये सब कर लूँगी, मगर मुझे जब जब हेल्प चाहिए होगी तो मेरी हेल्प करोगे, डांटोगे नहीं। एमा आस लिए पूछती उसके पास आते हाथ पकड़ने ही लगी थी कि मीराम ने अपने हाथ कमर पर बांध लिए। ठीक है, अब सो जाओ और तुम्हें कल यहाँ लॉक करके जाऊँगा। इधर ही रहना, क्योंकि मेरे साथ सेट पर होगा। क्लियर?